हेलो एवरीवन, आप सभी का ISRT रेट अचीवर्स चॉइस पे स्वागत है। इस वीडियो में हम 67 BPSC को ध्यान में रखकर सोशियोलॉजी मेंस ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही सिलेबस को कैसे डील करना है, कैसे ब्रेक करना है और कैसे अच्छे नंबर उठाने हैं। 300 नंबर का होता है आपका मेंस इसमें, और एक ही पेपर होता है। UPSC में 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के, लेकिन BPSC में 300 में आपको सब कुछ, जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो 300 मार्क्स तक आप जितना उसमें मैक्सिमम आप 300 में उठा सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयास करना है, क्योंकि समाजशास्त्र के विषय के रूप में खासकर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का ये हमेशा कहना रहता है कि उनके पास सही से पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं होता है, या फिर हम कह लें कि अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट नहीं है। और ऑप्शनल में हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उनको लगता है कि इसमें मार्क्स कम मिलते हैं। तो उसी सब जो ये समस्याएं होती हैं लोगों के दिमाग में, सबसे ज़्यादा समस्या कम, भ्रम ज़्यादा होता है। भ्रम की वजह से ही दिक्कतें आती हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का तरीका सही रखें, अप्रोच आपका सही रहे, पर्पस सही रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या है, ज़्यादातर जो काम हुए हैं व्यापक स्तर पर, वो क्योंकि इसका उद्भव का क्षेत्र ही यूरोप रहा है। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में इसका विकास हुआ। तो वहाँ के समाजशास्त्रियों का प्रभाव या थ्योरी इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने होते हैं, और उनका और जगहों पे क्या प्रासंगिकता है, टॉपिक वाइज किस तरह से कहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन दूसरा जो सेक्शन है आपका भारतीय समाज से रिलेटेड, वो आप चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से आप पहले से ही सीख गए हैं, मतलब पहले से ही आपके पास उसकी जानकारी है। आपके पास जानकारी होने के साथ साथ अगर समय को डिवाइड करने की बात आए, कि कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में पढ़ने की, कि सीक्वेंस में ही पढ़ा जाए इसको, खासकर स्टेट PCS के हिसाब से। स्टेट PCS में चूँकि GS भारतीय समाज का जो टॉपिक है वो काफ़ी कुछ GS में भी भूमिका निभाता है। उसके अलग अलग डायमेंशन आप देख सकते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इकॉनमी से भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं इसमें सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में। तो अगर आप सेकंड पेपर पहले पढ़ लेंगे और उसका सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है ये क्लियर रहेगा, तो साथ के साथ जब आप करंट पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको डेटा वहाँ से डेटाबेस एक तरह से एक नोट्स में तैयार कर सकते हैं कि सेकंड पेपर में नंबर कैसे गेन करने हैं। फर्स्ट पेपर में तो चीज़ें आपको एज इट इज़ एक जगह पे मिल ही जाती हैं, ऐसा कोई इसमें थ्योरी भी आसानी से आपको मिल जाती है। अब ऑगस्ट कॉम्ट हैं, अगर उनकी थ्योरी आपको पढ़नी है तो पर्टिकुलर उसके लिए सोर्सेज की कमी नहीं है, थिंकर्स के लिए सोर्सेज की कमी नहीं है। परंतु सेकंड पेपर में क्या है कि वो जो सिलेबस है या उसका क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है वो काफ़ी अप्लाइड है। एक तरह से GS की भूमिका उसमें बढ़ जाती है, और साथ के साथ भारतीय समाजशास्त्री को कोट करना ज़रूरी होता है। भारतीय समाजशास्त्री के साथ साथ आपको वेस्टर्न जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा किए गए जो भी योगदान है उसके साथ कैसे उसमें तुलनात्मक रूप से लिखना होता है, बस ये डिफरेंसेस होते हैं। बाकी सारा कुछ क्या है, इसमें डेटाबेस हो जाता है। अगर आपको महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया, महिला है, शिक्षा है, इसका संदर्भ भी भारतीय ही होता है, तो इसमें शिक्षा से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, उनकी उत्थान से संबंधित कौन सी योजना चल रही है, अब उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, फिर इसमें पॉपुलेशन का डेटा आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, योजनाओं से योजनाओं का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं जो, उससे भारतीय समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पंचवर्षीय योजना से, उसके डायमेंशन में आपकी गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें आपको GS में भी पढ़नी है और ऑप्शनल में भी पढ़नी है। और साथ में इसमें ये ध्यान रखना है कि समाजशास्त्रियों का व्यू क्या रहा है। तो चलिए पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर इसके लिए एक सही सटीक रणनीति तय करेंगे ताकि अच्छे नंबर कैसे लिए जाएं। जैसे कि सेक्शन A में, सेक्शन 1 हम कह लें या A कह लें, इसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें सारा बेसिक चीज़ें हैं, उद्भव एवं विकास, फिर दूसरे सब्जेक्ट से तुलना, फिर अनुसंधान, और ये सारी चीज़ें, इसमें क्या विधियाँ, क्या विवृत्ति मापन है, ये सारी चीज़ें आपको
आसानी से मिल जाती हैं, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। जो लिखा है आपको, जो घटित हो चुकी हैं चीज़ें, उसी पर ध्यान देना है, इसमें कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं तो वो फार्मूला तो नहीं बदलने वाला है, भले उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस बदल जाएं, उसका नेचर बदल जाए, पूछे जाने का थोड़ा तौर तरीका अलग हो जाए, परंतु इसमें और कुछ नहीं बदलेगा। समाजशास्त्र का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ, ये तो कभी नहीं बदलने वाला है कि हाँ पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई, जब विज्ञान का उद्भव ज़्यादा हुआ, तो फिर औद्योगिक क्रांति आई जब विज्ञान का वर्चस्व बढ़ा, फिर साथ के साथ और विषयों ने भी अपने अपने अंदर सुधार करना शुरू किया, और फिर एक नवीन परिवर्तन के साथ एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। और पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले ऑगस्ट कॉम्ट थे, जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया। और उस समय प्रचलित सामाजिक जो वैज्ञानिक विषय थे, चूँकि उनको ज़्यादा स्वीकार किया जा रहा था और उसमें प्रूफ करने की चूँकि क्षमता थी, तो उन्होंने यही कोशिश की कि समाजशास्त्र में भी ऐसी विषय वस्तु या उसको प्रत्यक्षवाद के साथ इस तरह से जोड़ा जाए कि लोगों द्वारा उसको उस समय की परिस्थितियों के समकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं, हमेशा इंसान उसमें ये कोशिश करता है कि उसके अनुसार ही कुछ चीज़ें, जो रास्ता पथ बनाया जाए, वो सभी को स्वीकार्य हो। तो धीरे धीरे उसी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, वही इम्पैक्ट था वहाँ के समाजशास्त्रियों पे। उस समय के समाजशास्त्रियों की जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसके साथ साथ जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा असंतुलित समाज था, चीज़ें बदल रही थी, लोगों की सोच बदल रही थी, जीवन शैली बदल रही थी। अचानक से कृषक समाज से, सामंतवादी समाज से औद्योगिक समाज की ओर उत्थान हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर लोगों का प्रवसन हो रहा था, और पारिवारिक जो परिवार होता था पहले, उपभोक्ता भी और उद्योग का भी केंद्र होता था, मतलब कि परिवार ही उत्पादन का भी केंद्र था और उपभोक्ता भी वही स्वयं होता था, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खुद ही उत्पादित कर लेता था। परंतु अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, औद्योगिकरण के साथ साथ वो चीज़ें क्या हुई, उसका व्यापकता के साथ प्रभाव हुआ, प्रसार हुआ। जैसे कि इसीलिए तो साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। जब व्यापार बढ़ने लगा और उद्योग बढ़ने लगे, तो लोगों को ये हुआ कि एक ही क्षेत्र में क्यों, एक ही क्षेत्र विशेष तक सीमित क्यों रहा जाए, उसके माध्यम से और देशों तक और क्षेत्रों का भी खोज कर करके वहाँ पे भी बाजार खोजा जाने लगा। और उसी के बाद आप जानते हैं कि भारत में भी आगमन हुआ अंग्रेज़ों का, और देशों में भी क्या हुआ, सीधे सीधे उन लोग का वहाँ पे भी अपने मार्केट तलाशने के लिए, यहाँ पे भी पहले कंपनी का ही रूल आया, पहले कंपनी ही आई व्यापार करने के उद्देश्य से। रूलिंग वो तो दिमाग में बाद में आया कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ की जनसंख्या जो है सीधी सादी सामुदायिक भावना से प्रेरित है, उदार है, क्योंकि संस्कृति हर जगह की संचालक होती है, तो वहाँ की संस्कृति और कैसे हम किसी दूसरे मानवों के साथ व्यवहार करेंगे, एक इंसान के साथ हमें जो संस्कृति सिखाई गई है, उस संस्कृति का ही खामियाजा कहीं ना कहीं हर जगह की जो देश थे उस समय के, उन्होंने भुगती है। एशिया में या फिर जहाँ पे भी यूरोपीय गए, अपना शासन किया, तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन पूरे विश्व में फैला। एक जगह औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, और उसका प्रभाव सब जगह हुआ, तो उसी तरह विषय का भी विस्तार धीरे धीरे सब जगह उसकी ज़रूरतें महसूस होने लगी। और ये परिवर्तन जब भी जैसे भी हुए हैं, वो हर जगह पे आपको एक समान, जैसे अभी क्या है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, अमेरिका है और एशिया है, तो लेकिन परिवर्तन की जो दशा दिशा है वो लगभग सब जगह पे धीरे धीरे करके बदलती है। अगर तकनीक आई, मोबाइल आया, तो दूसरी जगहों से ईजाद हुआ और उसका पूरे विश्व में प्रसार हुआ, और सब जगह ज़रूरतें जो हैं उसकी, फिर उसकी ज़रूरतें जो हैं लोगों के जब उपयोग में आ जाती हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं उसके साथ ज़्यादा बदल जाती हैं। तो उसी तरह तकनीकी इसमें विकास हुआ, और तकनीकी विकास के साथ साथ ही विषय का भी विस्तार होता गया। उसके हमें सिद्धांत पढ़ने हैं, समाजशास्त्रीय विचारधारा पढ़नी है, समाजशास्त्र के रूप में ही उसको लिखना है, तो उसमें विचारकों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनका परिप्रेक्ष्य ध्यान रखना भी ज़रूरी है। संघर्षवादी हैं, प्रकारवादी हैं, या व्याख्यात्मक समाजशास्त्री हैं, इस तरह से आपको परिप्रेक्ष्य के को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रकारवाद में पूछा जाएगा इमाइल दुर्खीम को, परेटो को, पार्सन्स को, मर्टन को, ये सभी प्रकारवादी में आते हैं। संघर्षवादी में आपके कार्ल मार्क्स, कोजर, गुम्प्लोविच, ये थिंकर, गुम्प्लोविच सिर्फ बिहार पीसेस में ही पूछा जाने वाला थिंकर है, ये और कहीं नहीं पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी सब आप तो कहीं ना कहीं डेरेनडार्फ को, कोजर को और बाकी सारे थिंकर्स को आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए, और सिर्फ बिहार की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
उनको थोड़ा सा सिलेबस में ये है कि सिर्फ अगर बीपीएससी फोकस करके पढ़ना है तो उसमें आपको इन्हीं को फोकस करना है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं और यूपीएससी की भी करते हैं, तो क्या होता है कि सिलेबस में काफ़ी बिखराव होने की वजह से कभी भी समेट नहीं पाते हैं और इसकी वजह से हमेशा जो है कन्फ्यूज़न का स्टेट बना रहता है और इससे क्या होता है आपका समय ही ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ के पीछे बार बार आपको लगे रहना पड़ता है और इसी को अगर आपको बचाना है तो जो कॉमन टॉपिक है वो ऐसा नोट्स बनाइए कॉमन टॉपिक पे, ताकि आपको बार बार समय ना गंवाना पड़े। कॉमन टॉपिक एक जगह पे कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस टाइप का बना के रख लीजिए। जैसे गुम्फलो भी अलग हो गए, बाकी सब एक जैसे हैं तो वो इनको बनाइए तो उसके नीचे लिख दीजिए। सिलेबस आप एक जगह नोट कर लीजिए या चिपका लीजिए, बीपीएससी का भी, यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी। आप अगर बीपीएससी दे रहे होंगे तो इन दोनों के लिए भी आपका रिवीजन हो जाएगा, वो टॉपिक आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ ये टॉपिक हमें उसमें भी पूछा जाता है। खैर ये तो स्ट्रैटेजी की बात भी साथ साथ हो रही है। तो ऐसे ही सामाजिक संरचना हम सामाजिक संगठन में है, ये देखिए अवधारणा आधार पे है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप नए हैं, फाउंडेशन है आपका बिल्कुल, सोशियोलॉजी नया है आपके लिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए आप और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा ध्यान रख कर पढ़िए। बुक सही होनी चाहिए, जैसे थिंकर्स के लिए दोषियों जैन, आपको सारे बड़े थिंकर्स में मिल जाएंगे दोषियों जैन। और जो नहीं मिलते हैं ठीक है, आप इग्नू पढ़ लीजिए, इग्नू में आपको सब थिंकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए, कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका आस्पेक्ट में आपको चूँकि मेंस देना है, तो मेंस में क्या है आपका एनालिसिस पक्ष मजबूत होना चाहिए और चीज़ों से मतलब जैसे स्पेंसर है तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या थ्योरी दी, प्रकारवाद को कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को समाज के लिए इस्तेमाल किया, कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रकृति का सिद्धांत क्या है और उन्होंने और क्या इनके योगदान है, कैसे उन्होंने अलग अलग समय काल के हिसाब से धर्म को धार्मिक, तात्विक और मतलब धार्मिक, तात्विक, मेटाफिजिकल इस तरह से बताया है। तो ये सारी जो अवस्थाएं बताई हैं कॉम्ट ने बताई हैं समाज की, कि पहले ये अवस्था थी, फिर उसके बाद से पहले धार्मिक रूप से लोग सोचते थे, फिर उसके बाद से थोड़ी सी तर्क आ गया, तो मतलब तात्विक आ गया, फिर मेटाफिजिकल आ गया, मतलब हर चीज़ को लॉजिक से सोचा जाने लगा, विज्ञान आ गया, तो विज्ञानवाद यानी एक तरह से प्रत्यक्षवाद दिमाग में आ गया। तो ये वाली थ्योरी इनकी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, सत्ता का सिद्धांत दिया। उन्होंने समाज को अलग तरीके से कई धर्मों का अध्ययन करके बताया कि कैसे प्रोटेस्टेंट इथिक्स के कारण ही पूंजीवाद का उद्भव हुआ। ये सारी चीज़ें उनके अपने समय काल के हिसाब से उनके अपने विचार हैं। दुर्खीम ने बताया सामाजिक तथ्य, कैसे समाज का हर एक जो घटना होता है, आत्महत्या है या फिर धर्म है या श्रम विभाजन, वो सब कुछ क्या है, एक सामाजिक तथ्य के अंतर्गत घटने वाली घटना है, जिसमें सामान्यता, बाध्यता, बाध्यता होती है और सुई जेनरस होता है। कोई भी समाज होता है उसकी संस्कृति जो होती है, या हम जो एज ए समाज में सदस्य होते हैं, सदस्य तो आते हैं चले जाते हैं, समाज ही सर्वोपरि होता है। कहीं कुछ थिंकर जो हैं व्यक्ति को महत्व देते हैं, कुछ थिंकर जो हैं पूरे समाज को महत्व देते हैं। वैसे ही पार्सन्स की संरचना की थ्योरी है सामाजिक संरचना पर, सामाजिक क्रिया पर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। और ये थोड़ा सा लोग एस्पिरेंट्स को टफ भी लगते हैं, क्योंकि इनकी जो एक तरह से शब्दावली, और ये ध्यान रखिएगा शब्दावली में जो थिंकर्स द्वारा यूज़ किया गया वर्ड्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए हैं, तो कार्ल मार्क्स के ही शब्दों में वो 2 वर्ग आपको याद रखना है कि बुर्जुआ और सर्वहारा की बात मार्क्स करते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो गलतियां हो जाती हैं, मान लीजिए आपको नहीं ध्यान आ रहा है बुर्जुआ और सर्वहारा, तो आपको ये याद रहेगा अमीर गरीब नहीं, अमीर गरीब नहीं, ये टर्म्स याद रखना आपका ज़रूरी है जो थिंकर्स द्वारा दिया गया है और जिस विचारधारा में बात रखी गई है, पर्सपेक्टिव में बात रखी। जैसे आप हैं, मतलब आप चिल्लाएंगे नहीं कि हाँ मेरा ये नज़रिया, मेरा या पर, लेकिन आकलन एनालिसिस करने वाले जो होते हैं वो नज़रिया बना लेते हैं कि ये व्यक्ति, इसने ऐसी ऐसी बात कही तो ये सकारात्मक व्यक्ति है, इसने ऐसी ऐसी बात कही ये नकारात्मक है। कुछ लोग हमेशा आंदोलित होकर बात करते हैं, तो उनका नज़रिया है, मतलब आंदोलित हमेशा वो उनका हर चीज़ में, हर बात में लगेगा कि हाँ बस आंदोलन हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनका क्या हो गया, संघर्ष
संघर्षात्मक। तो विचारों के रखने के साथ ही ये पता चलता है कि हम किस विचारधारा, किस नज़रिए से बिलोंग करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको सिलेबस। आप पाँच करके देख लीजिएगा, सिलेबस अपने सामने आप रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक स्तरीकरण का काफ़ी व्यापक महत्व है। इसमें क्या है कि थिंकर्स का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी विचारधारा स्तरीकरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्तरीकरण में क्या किसने क्या कहा है, ये चीज़ें सिद्धांत। फिर इस पर पश्चिमीकरण के कारण कैसे स्तरीकरण हुआ, संस्कृतिकरण, विशेषकर एम.एन. श्रीवास ने दिया है संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय संदर्भ में, कि कैसे जो उच्च जातियों के रिचुअल्स होते हैं, उनके रहन सहन का तौर तरीका निम्न जातियाँ अनुसरण करके उनको अपने जीवन में लाकर अपनी परिस्थिति को ऊपर उठाना चाहती हैं। पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव आया, किस तरह से पश्चिमीकरण, ये भी बेसिकली आपका एम.एन. श्रीवास की थ्योरी से मिल जाएगा। और स्तरीकरण की जो अलग अलग विचारधाराएँ हैं उसको पढ़ना है, जैसे प्रकारवादी, संघर्षवादी जो अभी बात की, तो वो स्तरीकरण पर क्या उनके विचार हैं, विशेषकर स्तरीकरण को लेकर उन्होंने क्या कहा है, समाज में किस तरह का स्तरीकरण पाया जाता है, वो थ्योरी इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है, साथ ही गतिशीलता की बात आती है कि समाज में गतिशीलता कितने तरह का होता है। जैसे भारतीय समाज की विशेषता जाति व्यवस्था है जो कि जन्म से होती है। वहीं क्लास जो होता है, वर्ग देखें जो मतलब देखने का नज़रिया होता है। बाकी तो हर जगह कुछ ना कुछ स्तरीकरण प्रकृति में ही है। स्तरीकरण क्षमताओं के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जैसे जेंडर के आधार पर, इन सारे आधार पर स्तरीकरण हमारे समाज में शुरू से होता आया है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें गतिशीलता किस हद तक पाई जाएगी, उसकी क्या मात्रा होगी, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से होगा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होगी कि क्षैतिज गतिशीलता होगी, कि एक शहर में भी आप क्लर्क हैं, बाबू हैं, और दूसरे शहर में आपका ट्रांसफ़र हुआ, आप अभी भी इसी पद पे हैं, तो एक तरह से जगह बदला, एक गतिशीलता आई, जगह स्थान के परिवर्तन आया, परंतु क्या है, पद में परिवर्तन नहीं आया। ऐसी गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता है। साथ ही ऐसे मतलब आयु वर्ग में भी देखा जाता है कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है, पीढ़ीगत गतिशीलता है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता है। जैसे एक व्यक्ति है, पहले वो बाबू के पद पर था, फिर उसका प्रमोशन हो गया, मान लीजिए उसने कोई और एग्ज़ाम निकाल लिया, वो जज हो गया, ठीक। तो उसने ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पाई, अपनी मतलब उसी की पीढ़ी है ना, अपनी पीढ़ी में उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। उसी तरह से मान लीजिए कोई चपरासी है, चपरासी का बेटा IAS हो जाता है, ठीक। अब इसका बेटा IAS हो गया, ये भी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है, पर कैसे अलग अलग पीढ़ियों में है ये, ठीक। IAS हो गया, तो इस तरह की गतिशीलता को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। तो ये जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा कि किस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र का फेवरेट टॉपिक, क्योंकि हर चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, मानव जीवन पे पड़ता है, और मानव जीवन को एक संगठित तरीका दिया गया है रहन सहन का, और उसकी चीज़ों को जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं उसको प्रतिपादित करने का। उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है परिवार। आप जन्म लेते हैं, एक परिवार के अंतर्गत लेते हैं, एक आपका कुल धर्म होता है, एक वहाँ के एक रिचुअल्स होते हैं, वहाँ का संस्कार होता है, आपके माता पिता द्वारा दी गई प्राथमिक शिक्षा, कहते हैं प्राथमिक पाठशाला परिवार होता है। फिर आप जब समाज के सदस्य बनते हैं, किसी संस्थान से जुड़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ क्या आपका इंटरेक्शन, अंतःक्रिया दूसरों से होता है। इंटरेक्शन बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का एक दूसरे पे जो इम्पैक्ट आता है, एक दूसरे से आप देखते हैं, जिसको आप जैसे फुले ने सिद्धांत दिया, मीट का सिद्धांत, इन्हीं सब चीज़ों पे है कि कैसे अंतःक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति अपने लिए आकलन करता है, स्व का विकास होता है, और उसी तरह वो समाज के लिए विकास करता है, समाज के लिए सोचता है, समाज उसके बारे में कैसी राय रखता है, व्यक्ति उसी के आधार पर अपनी क्षमताओं के आगे दोहन कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, संस्थाओं का क्या रोल है आपके जीवन में, आपके जीवन से इसको समाज में क्या भूमिका होती है, विवाह की संस्था पहले प्रचलित मूल्य मानदंड थे, कैसे इसका सिद्धांत था, अलग अलग समाजों में किस तरह से इसको अपनाया गया है हर जगह। ये सारी व्यवस्था जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कोई भी व्यवस्था जो होती है वो किसी कारण से ही होती है, और उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, उसका आधार क्या रहा होगा, आधार में अंतर हो सकता है, लेकिन ये जो संगठन संस्थाएं हैं ये हर जगह पाई जाती हैं।
तो इसको हम जब डेप्थ में पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कैसे पारिवारिक संरचना में बदलाव आया। फिर जो अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो जो सामाजिक विधान है उससे कैसे इन सब पे व्यापक इम्पैक्ट पड़ा है। तो अब हम ये देखते हैं कि को रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हमें दोनों यूनिट में दोनों सेक्शन में पढ़ना होगा। तो समय को कैसे बचाया जाए, प्रबंधित किया जाए कि आप एक जगह समय तैयार करें तो दोनों जगह आपके काम आए, क्योंकि दोनों पेपरों में कभी कभी दोनों पेपर नहीं, दोनों सेक्शन में कभी कभी उल्टन पढ़ के पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेपर सेक्शन 1 में भी भारतीय संदर्भ लगाया जा सकता है और पेपर 2 में लिटरली पूरा परिवार विवाह नातेदारी संरचना पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ आपको भारतीय संदर्भ देना होगा। तो इस तरह से परिवार विवाह नातेदारी आपका सेक्शन बी में भी है, उसमें हो सकता है सामाजिक विधान पे जोड़ के क्वेश्चन पूछ ले ज़्यादा, मतलब भारत में जो सामाजिक विधान बनाए गए, परिवार विवाह नातेदारी से संबंधित जो भी एक्ट बनाए गए जिनका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस सिलेबस को दूसरे सेक्शन बी के सिलेबस से एक तरह से बाइंड अप करके पढ़ सकते हैं। आप सेक्शन बी का भी देख लीजिए और सेक्शन ए का भी देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औपचारिक संगठन। इसमें क्या क्या है, नौकरशाही व्यवस्था का विकास हुआ, उसके साथ क्या क्या और अनौपचारिक संगठन के क्या तथ्य हैं, औपचारिक संगठन क्या होता है, नौकरशाही एवं राजनीतिक का विकास कैसे हुआ, राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक सहभागिता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि राजनीति का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है सामाजिक किसी भी चीज़ पे। तो राजनीति बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज शास्त्र में जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि समाज शास्त्र का जो काम है वो सभी में क्या अंतःक्रिया हो रही है दूसरे संगठनों के साथ, दूसरे विषयों के साथ, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, समाज पर क्या आ रहा है, उसके संस्थाओं संगठनों लोगों के जीवन पे, समुदाय पे, सब पे एक तरह से उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी कुछ, जैसे लोकतांत्रिक तथा सत्तात्मक स्वरूप, स्वैच्छिक मंडलियाँ, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको जीएस में भी पढ़नी है और यहाँ पे भी पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक प्रणाली। इसमें आपको जो अवधारणाएं हैं वो समाजशास्त्रियों द्वारा जो दी गई हैं, विशेषकर संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन क्या होता है, जैसे कि सरल समाजों में श्रम विभाजन के लिए दुखीम ने यूज किया है टर्म, कि कैसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पाई जाती थी उस समय के समाज में, सरल समाज था, और जैसे जैसे जटिलता आई, हेट्रोजेनिटी बढ़ी, जटिल समाजों में क्या हुआ कि हर चीज़ें बदलने लगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जाती है, ये दुखीम की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रम विभाजन पर। उसी तरह से श्रम विभाजन पे आपको मार्क्स को भी पढ़ना है और कार्ल मार्क्स को भी देखना है कि श्रम विभाजन के लिए उनका क्या विचार है, ऐसे अन्य थिंकर्स भी हैं। साथ ही औद्योगिकरण का क्या प्रभाव आया, ये सारी थ्योरी आपको पढ़नी है, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि औद्योगिकरण क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है और क्या चीज़ें प्रभावित हुई हैं इससे, सबके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किस रूप से बदलाव आए हैं। राजनीतिक व्यवस्था में आपको इसमें पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, तत्व एवं प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समस्याएं, व्यक्ति समूह, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, ये सारी चीज़ें एक तरह से जीएस में भी आपको पढ़नी है और इसमें भी आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्शन बी में भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पर तो पहले सिद्धांत क्या क्या है इसके, फिर इस पर शिक्षा प्रणाली में और क्या प्रवृत्तियां हैं, इसमें शिक्षा पर प्रवृत्ति क्या है और शिक्षा में भूमिका क्या है, जनसंख्या की शिक्षा क्या है, जनसंख्या शिक्षा, बहुत से टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जब आप एक जगह पढ़ेंगे सिद्धांत और थ्योरी तो वो कई जगह आपके लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट है धर्म। धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है मैक्स वेबर की, जो तुलनात्मक अध्ययन है 6 धर्मों का, विश्व के 6 धर्मों का, और इन्होंने पूंजीवाद का उद्भव बताया, उनकी थ्योरी, और साथ ही दुर्खीम की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म पे जो इनका अध्ययन है,
पवित्र अपवित्र और प्रिमिटिव सोसाइटी पे कैसे इन्होंने अध्ययन किया। साथ में मालिनोव्स्की का क्या कहना है धर्म के बारे में, और रेडक्लिफ ब्राउन है। इन सारी लोगों की थ्योरी को आपको धर्म के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक धर्म का, क्योंकि धर्म से भारतीय संदर्भ कैसे जुड़ा है और पूरा विश्व क्या देखता है धर्म को, इन दोनों का तुलनात्मक आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विश्व का देखने का नज़रिया धर्म के लिए अलग है और जस्ट अपोजिट है भारत में। भारत में धर्म का मतलब ये नहीं है सिख ईसाई हिंदू, हम इस तरह से हम नहीं देखते हैं। ये एक भारतीय संदर्भ में धर्म का मतलब होता है धारण करना। जिस कर्तव्य जिस आचरण को हम धारण करते हैं उसे हम धर्म मानते हैं, उसे भारतीय संस्कृति में धर्म कहा गया है। तो इसलिए धर्म का मतलब जो है वो बिल्कुल जस्ट अलग है। विश्व उसको दूसरे नज़र से देखता है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उसका अलग वर्णन है। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक, जैविक एवं प्रौद्योगिक कारक क्यों, इसको सबको आपको थ्योरी में भी पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक, इसके लिए आपको मार्क्स की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, ये सब हेल्पफुल रहेगी। यानी आपने थिंकर्स को पढ़ लिया तो आपके हर टॉपिक में थिंकर आपको हेल्प करेंगे। फिर जहाँ उनका जो सिद्धांत लागू होगा आप उसको वहाँ पे उनके लिए आप कोट कर सकते हैं, आप उनके लिए आप लिख सकते हैं। विकासवादी, प्रकारवाद एवं संघर्षवादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, उन्नति, प्रजातांत्रिकरण, समानता एवं सामाजिक न्याय, सामाजिक पुनर्निर्माण। जिसमें से सामाजिक न्याय का टॉपिक आपको मेंस में भी हेल्प कर, जीएस के पोर्शन में भी हेल्प करता है सामाजिक न्याय। और इसी तरह से इसको अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो दूसरे पेपर में, और दूसरा पेपर आपने पूरा पढ़ लिया तो काफ़ी कुछ आपको चीज़ें जो हैं क्लियर रहेंगी, बेसिक क्लियर रहेगा कि हाँ भारतीय समाज, भारतीय संदर्भ क्या है। उसके साथ साथ आप साथ के साथ उसके करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आती हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन 2 भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी का पहला टॉपिक है भारतीय समाज में पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषताएं। विभिन्न समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, भारतीय समाज पर अलग अलग धर्मों का प्रभाव, अलग अलग मतलब समाज में जब जैसे इस्लाम का आगमन हुआ तब क्या प्रभाव पड़ा, उसी तरह पश्चिम का प्रभाव क्या रहा, जब ब्रिटिश शासन हुआ तब उसके बाद क्या परिवर्तन आया, फिर उसकी निरंतरता और परिवर्तन के क्या कारक तत्व हैं। तो आपको परिवर्तन ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सामाजिक संगठन की विशेषताएं, ये पूछने का तात्पर्य आपका ये है कि वैदिक समय से ही, वैदिक समय से जो चीज़ें प्रचलन में आई थी, जैसे कि आपकी वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या बातें हैं। धर्म और ऋण, धर्म और आश्रम व्यवस्था, चार जो आश्रम बताए गए हैं, और आश्रम व्यवस्था हो गया आपका। पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषताएं। उसी तरह संस्कार पढ़ना है, हिंदू संस्कार, इसी के अंतर्गत ये सारा जो है डायमेंशन आ जाता है। नहीं तो पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषताएं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यही इसकी विशेषताएं मूल विशेषताओं में शामिल है। तो ये सारे डायमेंशन आपको डेप्थ में भी पूछ सकता है अलग से। कर्म का सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। कर्म का सिद्धांत आपको पूरा डेप्थ में पता होना चाहिए। पुरुषार्थ, साथ ही आश्रम व्यवस्था क्या है, धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट भी हैं, क्योंकि धर्म जो है हमें सिखाता है धर्म के कारण धारण करना, और धर्म के आधार पर ही हमें सब कुछ कहा गया है। पुरुषार्थ की पूर्ति भी, पुरुषार्थ में आपको 4 प्रकार हैं। पुरुषार्थ में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम है, मोक्ष है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। साथ ही जो 4 आश्रम हैं वो अवस्थाओं को वर्णित करता है। आश्रम व्यवस्था आपकी अलग अलग एज ग्रुप को वर्णित करता है कि अलग अलग समय काल में आपके कर्तव्य कार्य क्या होने चाहिए, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन को लेके क्या नज़रिया होना चाहिए।
और किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए समाज का भी उत्थान उसमें समाहित किया गया है। मानव जीवन कभी भी सिर्फ अपने एकाकी के लिए नहीं होता है। ऐसा जो पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन की जो संरचना बनाई गई है उसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि आपका जीवन जो है एक समय काल तक ही किस तरह से जीना है, उसके बाद कैसे जीना है, उसके बाद यानी मानव जीवन एक जानवर की तरह जीकर ख़त्म नहीं कर देना है। उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसमें आपकी सार्थकता आपके कर्तव्यों से होनी चाहिए, आपकी सोच विचार और आपने जो अभी तक अपने अनुभवों को जिया है उन अनुभवों को कैसे और समाज के लोगों को देकर आप उनको लाभान्वित कर सकते हैं। इस सब का पूरा बाकायदा आश्रम व्यवस्था में रहकर आपको कैसे आपको धर्म का पालन करते हुए चीज़ों को हस्तांतरित करते हुए चलना है अलग अलग अपने उम्र के पड़ाव पर। एक विश्राम की अवस्था, एक तरह से कहते हैं कि हर उम्र में एक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ विश्राम की अवस्था आती है जिसमें हम और चीज़ों से विराम लेते हैं और चीज़ों से हम मुक्ति लेते हैं, उसी को हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। सामाजिक स्तरीकरण, जैसा कि आपको सेक्शन ए में भी सामाजिक स्तरीकरण पढ़ना है, उसमें भारतीय संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण, क्योंकि भारत में क्या है सामाजिक स्तरीकरण के कई आधार हैं जिसमें जाति बहुत महत्वपूर्ण है और जाति यहीं की स्पेसिफिक विशेषता है। उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत, कैसे उससे गतिशीलता है कि नहीं है, जन्म से है, साथ में उससे उपजी जो कुछ चीज़ें हैं जातिवाद और कुछ जातियाँ पिछड़ी जाति बनाम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अस्पृश्यता क्या है, अनुसूचित जातियों में कैसे परिवर्तन आया, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने के और ये आपको ये टॉपिक जो है सारे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपका जो नया डेटा भी है या योजनाएं, कुछ संवैधानिक पहल और कुछ बदलाव गवर्नमेंट द्वारा कुछ कानून बना के सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी। नेक्स्ट है परिवार विवाह एवं संगोत्ता। जैसा कि आपको सेक्शन ए में बताया, तो दोनों के संदर्भ ये बदल जाएंगे। इसमें भारत का संदर्भ जैसे जाति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जाति के आधार पे विवाह का क्या रूल है, क्या नियम है, वहाँ पे क्या है सार्वभौमिक तरीके से परिवार विवाह नातेदारी के क्या मूल्य मान्यताएं बताई गई है या थिंकर्स द्वारा क्या अध्ययन किया गया है अलग अलग समाजों में। यहाँ पे आपको भारतीय संदर्भ आपको वरीयता में होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली, जिसमें आपको जजमानी व्यवस्था भारतीय संदर्भ में पढ़नी है कि जजमानी व्यवस्था क्या थी, कैसे पारंपरिक समाज में जजमानी व्यवस्था का वर्चस्व अब धीरे धीरे क्यों शिथिल पड़ती जा रही है, क्योंकि आपका व्यवसाय का आधार बदल चुका है। पहले व्यवसाय क्या होता था, जन्मगत था, वंशानुगत था। जिस जाति में आपने जन्म लिया, जिस जाति के हैं, उस जाति में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए ही वो चीज़ें बनाई गई थी वर्ड के अंतर्गत, ताकि किसी को भी जो रोज़गार मिला हुआ है वो उससे छीना ना जाए और इकॉनमी जो है वो इस्टेब्लिश है। चूँकि इकॉनमी इस्टेब्लिश करने का भी कारण था क्योंकि उस समय का जो कृषक समाज था उसमें बहुत ज़्यादा तो उत्पादन होता नहीं था, अपनी ज़रूरत भर का होता था। अब ऐसे में अलग बाज़ार तो था नहीं कि हाँ आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी और सबका आर्थिक स्तर जो है वो समान हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि स्तरीकरण हमेशा से है, क्योंकि स्तरीकरण तो प्रकृति में भी है। अब हर जगह तो पर्वत आपको नहीं मिलेंगे, हर जगह मैदान नहीं मिलेगा, हर जगह नदी तालाब नहीं मिलेगा, कहीं जैसे कि थार का मरुस्थल है तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति ने भी एक तरह से एक जगह के लोगों को अलग तरह का जीवन दिया है और एक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इतना दुर्गम हो जाता है जीवन कभी कभी। तो ऐसे ही समाज में चीज़ें हैं, सबको समान रूप से नहीं मिलती, सबकी क्षमताएँ एक जैसी नहीं होती, परंतु बुराई कहाँ से, कुरीति कहाँ से होती है, वो चीज़ व्यवस्था तो अपने आप में एक हर व्यवस्था अब सटीक ही होती है, परंतु उसके ऊपर जब स्वार्थी लोगों का वर्चस्व हो जाता है, स्वाहित देखने वाले लोगों का वर्चस्व हो जाता है, तो खुद ही ऐसा जहर घोल देते हैं, खुद ही इस तरह की चीज़ें व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि स्वाहित उनका निश्चित ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। जैसे कि आज के समय में क्या है कि तकनीक जो आई, तकनीक क्या है, जीवन को सरल बनाने के लिए है, ठीक है, परंतु अभी क्या हो रहा है, तकनीक का मिसयूज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के जीवन में इसका जितना ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, बनाने वाले को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो कहीं कहीं हम इस तरह फंस जाते हैं कि हम कहते हैं ये चीज़ आई ही,
कि हमारे जीवन को जिसका जीवन तहस नहस हो गया इस तकनीक की वजह से, उसको तो यही बात बोलेगा। तो वही चीज़ें हैं कि कोई भी प्रणाली आई, कोई व्यवस्था आई, कुछ लोगों का जीवन अच्छा हो गया तो कुछ लोगों का बदल गया, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उनके लिए परिस्थितियाँ मतलब प्रतिकूल हो गई, तो वो लोग तो बोलेंगे ही कि हाँ ये व्यवस्था ख़राब है, क्योंकि उनका शोषण हुआ तो वो बोलेंगे। तो इसी में क्या होता है, फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यही हमारे सामाजिक व्यवस्था में देखने का पहलू बन जाता है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, और वो व्यवस्था थी तो क्यों थी। तो यही एनालिसिस पक्ष होता है कि हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा सकारात्मक नज़रिया है। वैसे ही तो हर जगह स्तरीकरण का आधार कोई भारत में ही तो है नहीं। अब सोचिए, यहाँ तो तब भी एक व्यवस्था के अंतर्गत था। अगर इतनी ही बेकार व्यवस्था होती, कोई भी जाति व्यवस्था या जजमानी व्यवस्था या जो भी चीज़ें व्यवस्था पाई जाती हैं भारत में परंपरागत स्तर पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूनाइट होके लोग कहीं भी बहुत ज़्यादा वो कर सकते थे ना, विरोध किसी तरह से। लेकिन फिर भी समय समय पर वो चीज़ें क्या हुई कि लोगों द्वारा बताई जाने लगी। जब बाहरी वाले आए जो जड़ को नहीं जानते थे, उन्होंने उकसाना जब शुरू किया, और दूसरा ऑप्शन जब आपको मिल गया, जब आपको विकल्प मिलने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कई डायमेंशन दिमाग में मानो दिमाग है किसी भी तरह अपना हित ही साधेगा पहले। तो हर कोई जब अपने हित को देखने लगेगा तो वो व्यवस्था चरमराएगी ही। उसी तरह से जैसे अंग्रेज़ों की पहले मानसिकता क्या थी कि हमारा रंग जो है वो सफ़ेद है, तो हम ज़्यादा लोगों पे शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ये भी तो एक तरह की गलत मानसिकता हुई कि वो भारतीयों को एकदम दोयम दर्जे का आंकते थे। इवन न्याय में भी वो दोयम दर्जे का ही पहलू अपनाते थे कि जो श्वेत रंग के होंगे उनको कम न्याय। एक ही अपराध के लिए आप एक को रंग के आधार पे, एक ही अपराध के लिए श्वेत को आपको कम न्याय देना, कम सज़ा देनी है, और वहीं पे अगर कोई यहाँ की प्रजाति है, अलग अलग जगहों के लिए रंग अलग अलग होता है क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है। तो भाई एक जगह, हर जगह का एक ही रंग तो नहीं हो सकता है। तो प्रजाति के आधार पे आपने इतना बड़ा भेदभाव कर रखा है, और आज तक चल रहा है वो चीज़ें, आज भी आज कुछ कई जगह न्यूज़ में चर्चाओं में मिल जाएगा। तो ये सारी जो मानसिकता, फिर उसके बाद आप ढिंडोरा पिटते हो कि हम बहुत मानवतावादी हैं, बहुत जलवायु अनुकूल है। सबसे ज़्यादा तो आपने ये सब कुछ फैला रखा है सब जगह, मानव विहीन, आचरण विहीन, या हम कह लें किसी के भी आचरण में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहाँ तक प्रासंगिक है। फिर आप ढिंडोरा पिटते हो मैंने भारत में ये सारे सुधार कर दिए, हम लोग के, अगर हम लोग नहीं गए होते तो ये सारी चीज़ें नहीं बदलती। और यहाँ के भी लोग महिमा मंडित करके ही बताते हैं कि अगर अंग्रेज़ नहीं आए होते तो ये चीज़ें परिवर्तन नहीं होती। क्यों भाई, उस समय के परिवर्तन के दौर में सकारात्मकता अगर आप देख सकते हो चीज़ें, अगर यहाँ की पढ़ी लिखी समाज ने उस चीज़ को नहीं स्वीकार किया होता, और स्वीकार करने के बाद अपनी भी जनसंख्या को उसके अनुकूल नहीं ढाला होता, तो शायद वो चीज़ें यूज़ करने के लिए हम लोग यूज टू नहीं हो पाते। क्योंकि अगर हम देखें सनातन में जीवन शैली ही इतनी पराकाष्ठा पे इतनी अप्रोचेबल थी, इतनी चीज़ें उसमें पहले ही लिख दी गई, शास्त्रार्थ में ही लिख दिया गया कि चीज़ों को हमेशा नवीनता को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें नई बात क्या है, मानवता का उत्थान होना चाहिए, इसमें नई बात क्या है, विश्व के कल्याण की बात होती है सनातन संस्कृति में। तभी तो सब लोग आए और यहाँ इतने साल तक राज कर लिया, और इतने साल तक आपको बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आराम से आप यहाँ पे राज करके गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जानने की ज़रूरत है, एनालिसिस पक्ष को दूर करने की ज़रूरत है, और दूसरों के किए से ज़्यादा अपनी जड़ों को जानेंगे, तब हम महिमा मंडित करने वाले लोगों से भी बचे रहेंगे, और सटीक चीज़ लिख पाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और किसी भी स्थान का हो। चीज़ें आप अपने स्तर से एनालिसिस करिए कि किस तरीके से चीज़ें थी, तब उस समय की ज़रूरतें क्या थी, उस समय की व्यवस्था के हिसाब से जो था वो उस समय के लिए प्रासंगिक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ें बदली उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कुछ धर्म ऐसे हैं जो चीज़ों को नहीं स्वीकार करते हैं, सहज स्वीकारण नहीं है, तो वो उन देशों को आप देखिए कि अभी भी कितना ज़्यादा वो जटिलता बनी हुई है सुधार करने में। तो उसके तुलनात्मक अध्ययन करिए कि हमारे देश में तो तब भी इस तरह की संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, कि हमने आचरण में उन चीज़ों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया कि जो आज का परिवर्तन है हमें उसमें जीना है, समय के साथ हमें बदलाव अपने अंदर लाने होंगे। तो आज की परिवर्तन में हर चीज़ परिवर्तित हो गया, पारिवारिक सोच परिवर्तित हो गया,
नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन आया, फिर आर्थिक आचरण भी बदले, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सब में परिवर्तन आप व्यापक स्तर पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद अपने अंदर का जो एनालिसिस पक्ष है वो मजबूत करना होगा। ऐसे ही किसी की लिखी हुई बातें भी बहुत महिमा मंडित करके किसी एक माइंडसेट का कोई व्यक्ति लिख रहा है, उसने क्या लिखा उससे नहीं मतलब होता है। शब्दों के बीच के मतलब को अगर आप समझने लग गए कि शब्दों के अंतर और साथ में अपना अप्रोच क्या है, आपने पढ़ा 4 जगह से चीज़ें, फिर 4 जगह न्यूज़ देखी और लोगों को देखा और चीज़ों का एनालिसिस किया, फिर तुलनात्मक रूप से देखने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर अपने दिमाग से पहुंचेंगे तो बेस्ट आंसर लिख पाएंगे, मौलिकता के साथ लिख पाएंगे। वहीं अगर आप नकल करके उतारेंगे तो, या किसी ने एक आंसर फॉर्मेटिंग दे दी, वो आंसर फॉर्मेटिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। अब आपने उसी को दिमाग में उतार लिया, उसी फ्रेम को उतार लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपना जो इनोवेटिव आइडिया होगा वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आर्थिक के बाद अब है राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें आपको पारंपरिक समाज में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार पढ़ने हैं, राजनीतिक दल या उनकी सामाजिक संरचना को पढ़ना है, राजनीतिक संभाग वर्ग की उत्पत्ति के बारे में जानना है और सामाजिक लगाव के बारे में, साथ ही विकेंद्रीकरण, राजनीतिक भागीदारी, ये सारी चीज़ें आपको बिहार के एस्पेक्ट में भी पढ़नी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन बी है, सेक्शन टू है, उसमें आपको बिहार का भी एस्पेक्ट इंक्लूड करना है। तो कुछ चीज़ें आप आर्थिक समीक्षा से ले सकते हैं, जो वहाँ पे योजनाएं चल रही हैं वहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं, और जो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आते रहते हैं कुछ सुधार के या फिर जो भी नए नए परिवर्तन हुए बिहार के अंदर वो चीज़ें आप यहाँ पे क्वेश्चन जैसा पूछा जाए, आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव लिए जा रहे हैं, किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं, और युवाओं के लिए आर्थिक सुधार के लिए क्या बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और भारतीय नौकरशाही व्यवस्था के साथ साथ आपको बिहार की कैसी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं यहाँ पे, और वो चीज़ थोड़ी सी जीएस में भी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था, पारंपरिक एवं आधुनिक के संदर्भ में समाज में शिक्षा, शैक्षणिक असमानताएं एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, महिलाओं की शिक्षा, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों, बिहार में शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बिहार में अनियोजित रूप से पनपते संस्थाओं के प्रकार एवं आकार, ये सारी चीज़ें पढ़नी है बिहार के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में भी। नेक्स्ट है हमारा धर्म, जनसंख्यात्मक परिमाण, भौगोलिक वितरण एवं पड़ोस, प्रमुख धार्मिक समुदायों की जीवन शैली, अंतर धार्मिक अंतःक्रियाएं एवं धर्म परिवर्तन के रूप में इनका प्रकाशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। साथ ही जो भी आंदोलन हुए हैं, आर्य समाज के आंदोलन, उसका प्रभाव, बिहार में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव है, इस एस्पेक्ट में भी आपको ये सारी थ्योरी पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है जनजाति समाज, भारत के प्रमुख जनजातीय समाज हैं, और साथ ही साथ इसके साथ आपको बिहार के एस्पेक्ट में भी जनजातीय समाज पढ़ना है। मैंने इसीलिए कहा है कि पहले सेक्शन 2 तैयार करिए, उसका सिलेबस तैयार करिए, उससे आपका जीएस का काफ़ी पोर्शन तैयार होगा। देख रहे हैं आप सिलेबस में टॉपिक्स देख लीजिए, इसी से पता चल जाएगा कि इसमें से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जीएस में पढ़ेंगे तो इसमें हेल्प करेंगी, सी में पढ़ेंगे तो जीएस में हेल्प करेगी। बस इसमें आपको कहाँ से अलग से थोड़ा सा एफर्ट ये करना होगा कि इन सारे टॉपिक पे किसी थिंकर्स का व्यू डालना होगा, बस वो आपको अलग कर देगा। वही जीएस से सामान्यज्ञ से विशेषज्ञ यानी समाज शास्त्र में जो चीज़ें चाहिए आपको थिंकर्स का पार्ट ये ऐड ऑन करना है बस। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जनजाति पे मान लीजिए कोई अध्ययन है किसी समाजशास्त्री का, उसको इसमें समाहित कर देना है, और जीएस में यही समाजशास्त्री नहीं रहेंगे, आपका बाकी डेटा वहाँ पे भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास। अब इसमें ग्रामीण समुदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम क्या रहे हैं, पारंपरिक शक्ति संरचना क्या है, प्रजातांत्रिकरण, नेतृत्व, गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं बंधुआ मजदूरी, भूमि सुधार के परिणाम, सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम, अन्य नियोजित विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियाँ। नेक्स्ट है शहरी सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन के पारंपरिक कारकों जैसे संगोत्रता, जाति, धर्म, निरंतरता,
उनके परिवर्तन, शहर के संदर्भ में शहरी समुदायों में सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता, निर्जातिक अनेकता एवं सामुदायिक एकीकरण, शहरी परोसदारी, जनसांख्यिकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों में शहर तथा गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम। नेक्स्ट है जनसंख्या गतिकी। जनसंख्या गतिकी से जो भी सिद्धांत है वो पढ़ना है इसमें, जैसे माल्थस का जैविकीय सिद्धांत, ये जैविकीय जनसांख्यिकी परिवर्तन, सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, जनसंख्या संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर ये आपका तैयार हो गया सैद्धांतिक पक्ष, तो साथ में आपको डेटा बस याद रखना होगा। क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछा जाए उसके साथ डेटा बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जो भी भारतीय संदर्भ में है। और थोड़ा सा उसमें जो परिवार नियोजन की प्रक्रिया या योजनाएं चलाई गई उसको भी आपको इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दे। सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण का जो टॉपिक है ये आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ चीज़ें हिस्ट्री के टॉपिक से मिल जाएंगी, कुछ पॉलिटी के टॉपिक से मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको मतलब समाजशास्त्र के ही एस्पेक्ट में वो चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में पढ़ लेंगे तो सेक्शन ए में हेल्पफुल रहेगा, सेक्शन ए में पढ़ लेंगे तो सेक्शन मतलब रिपीटेशन है, थोड़ा सा बस संदर्भ बदल जाता है। वहाँ पर यूनिवर्सल एस्पेक्ट हो जाता है, यूनिवर्सल, और यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन एस्पेक्ट। इसलिए आपको वेस्टर्न थिंकर्स के व्यू दोनों को मर्ज करके लिखना होगा और इंडियन थिंकर्स के जो भी व्यू है, वर्क है, वो आपको ध्यान रखना होगा। आई होप इतना आपको समझ में आएगा इसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस के लिए रणनीति को तय करना। आप बार बार देखेंगे सिलेबस, बार बार देखेंगे अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको दो भागों में बांटना होगा रणनीति को, एक तो जीएस के लिए और दूसरा ऑप्शनल के लिए। तो ऑप्शनल आपका चाहे जो हो, जीएस में आपका भूमिका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होती है, सेकंड पेपर की तो बहुत ज़्यादा होती है और इस जीएस की इसमें होती है। यहाँ से जो डेटा आप पढ़ेंगे वो यहाँ पे भी हेल्पफुल होगा। कोई भी इकॉनमी की योजनाएं हैं, इकॉनमी मतलब जैसे कि इकॉनमी में भी गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ से योजनाएं हैं उसका आप लाभ इसमें भी ले सकते हैं। ऐसे ही पॉलिटी है तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी पढ़नी है। थोड़ी पंचायती राज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक भागीदारी, सिविल सोसाइटी, प्रभाव समूह, ये सारी चीज़ें, बाकी डोमिनेंट कास्ट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को कि आपका कम समय में वो टॉपिक जो एक जगह तैयार हो वो सब जगह काम आए, और उससे जुड़ा डेटा लिख लीजिए एक जगह पे कि क्या क्या हेल्पफुल रहेगा। तो रिपीटेशन से आप बचे रहेंगे, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कम समय में आपको कैसे तैयार होना है बिना परेशान हुए, उसके लिए रणनीति ही आपकी सबसे कारगर आपको सफलता दिलाती है। तो रणनीति पे विशेष ध्यान दीजिए। साथ के साथ रणनीति अच्छी होगी तो सटीक तरीके से उस पर चलिए, उसको प्रोसीड करिए। जब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे तब तक वो रणनीति किसी काम की नहीं, बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि रणनीति जो भी आपने बना ली उस पर आपको चलना ज़रूरी है, और कम समय में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं, क्योंकि जितना सिलेबस कवर रहता है उसमें से मैक्सिमम चांस रहते हैं कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आया तो आप लिख सकते हैं। और तरीका इसका यही है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी की बैलेंस कैसे तैयारी की जाए, दोनों को अलग अलग ना देखते हुए जो चीज़ें आपकी एक जगह तैयार होगी उसमें थोड़ा सा आपको अलग रूप दे देना। जैसे बिहार के संदर्भ में वो पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें बिहार के संदर्भ में जो टॉपिक हैं उसको आप अलग कर लीजिए, तो आप कई जगह काम आ जाएगा, जीएस में भी, सब्जेक्ट में भी और आगे इंटरव्यू में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे जुड़े जो भी टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, मैं कोशिश करूँगी कि इस पर आपको चैनल पे दे दिया जाए। साथ के साथ लाइव क्लास भी चल रही है यूपी पीसीएस
मेंस की, साथ में ही बीपीएससी की भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सिमिलर है दोनों का। पेपर 2 का तो उसमें पेपर 2 और पेपर 1 के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक पे। थिंकर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है वहाँ पे, और साथ में आपको पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा, जिसको आपको बहुत जगह हेल्पफुल रहेगा। तो ये सुविधा है हमारे एप्लीकेशन पे, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। IAS का ही एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और ऑनलाइन बीपीएससी की क्लासेस जो हैं आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।